हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन पीवाईक्यू ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी करने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखोगे कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है वो सारे मैंने मतलब मोस्ट प्रोबेबली जितने मैक्सिमम हो सकते थे अभी पार्ट वन के लिए रखे हैं यहाँ पर। एंड पार्ट टू के लिए हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ द पीवाईक्यू ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा, मतलब मैंने इसमें कम क्वेश्चंस रखे हैं बिकॉज मैं आप लोगों का रिस्पांस देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। इन केस मुझे इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक मिलते हैं या ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, देन मैं इसी तरीके से लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी एंड कोशिश करूंगी कि लाइव आकर आप लोगों को इस पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊं, बिकॉज मेरे वीडियो के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझ सकेंगे। लेकिन जब आप लाइव क्वेश्चंस करते हैं तब आप क्वेश्चंस अगर गलत करते हैं और फिर जब आप हैंड टू हैंड मुझसे पूछते हैं कि क्या इसमें गलत है, ये क्यों गलत था या ये क्यों सही है, तो वो ज़्यादा जल्दी बेटर समझ में आता है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, दैट इज़ ऑन पीवाईक्यूज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। So, the very first question is from the your sorry breathing part, that is, which of the following factors are the favorable for the formation of oxyhemoglobin। ठीक है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज ले रही हूँ या आप यहाँ पर पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व करो। ठीक है। टेक ओनली 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सो नाउ अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से इन चारों में से ऑप्शन में से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में एल्वेलाई में कौन सी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट रहती है। सो हमें पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज व्हाट, जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड होता है। ठीक है। और ये कहाँ होता है? एल्वेलाई में होता है। तो और एल्वेलाई में क्या प्रेजेंट होता है? PO2 हाई कंसेंट्रेट, या ऐसा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। प्लस यहाँ पर अब और क्या देखने को मिल रहा है ऑप्शन में कि देखो यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करोगे। एक तो ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहले तो यहाँ क्या दे रखा है, एक तो हाई पीओ टू, ठीक है। एक तो ये हो गया लो पीसीओ टू। इसको भी एक बार को आप कंसिडर कर सकते हो। अब आगे चलो तो लेसर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन रहेगा तो ये कैसा पीएच बनाएगा? ये एसिडिक पीएच का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एसिडिक पीएच का फॉर्मेशन करेगा। सो हम जब हमें ये पता है एसिडिक पीएच में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, सो ये वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, लो पीसीओ2 तो चलो ठीक है, कंसिडर किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर पे कभी भी आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड नहीं होता। हमेशा लो टेम्परेचर पे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला भी हट गया। अब आते हैं हाई पीओ2 एंड हाई पीसीओ2। मतलब हाई पीओ2 तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट पीसीओ2 भी हाई होगा तो ये तो बहुत अजीब सी चीज हो गई, है ना। सो ये हमेशा लो पीसीओ2 रहना चाहिए जहां पर भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो लो पीसीओ2 होना चाहिए। ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी हटा दिया हमने। ठीक है। तो धीरे धीरे करके देख रहे हो कि हम किस तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं आपके ऑप्शंस को। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? हाई PO2 एंड लेसर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज यहाँ पर बेसिक पीएच हो जाएगा। पीएच कैसा होगा? बेसिक, जो कि फेवरेबल रहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, हाई PO2 लेसर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लो टेम्परेचर। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं हाई PO2 लेसर हाइड्रोजन आयन लेसर टेम्परेचर and also lesser PO2 will favor oxyhemoglobin bond formation। oxyhemoglobin bond, ठीक है।
ये बनाने में हेल्प करेगा। ठीक? सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन पढ़ो। मैच द फॉलोइंग है emphysema, asbestosis, asthma, fibrosis, and these are your further options. So take your time, take 30 seconds to solve this question. पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व करो। सो आई होप ये तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले वो क्वेश्चन या वो पर्टिकुलर लिस्ट में से आप पकड़ो जो आपको पता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ूंगी इम्फाइसेमा। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इम्फाइसेमा की बात करूँ तो इम्फाइसेमा में क्या होता है, एल्वियुलर वॉल्स जो होती है, जो आपकी एल्वियुलर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है एंड रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे पता है। तो ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है सेकंड नंबर की लिस्ट के सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में, दैट इज एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। सो ए का 2 डन। अब आते हैं, चलो एस्बेस्टोसिस जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, सब समझ के चलो। ठीक है, तुम लोग पहली बार दे रहे हो, नहीं पता तुम्हें, तो तुम इसे स्किप कर दो। तुम्हें अस्थमा के बारे में पता है। ठीक है, सो तुम क्या करोगे, अब अस्थमा जो है तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से वीजनिंग साउंड आती है। ठीक है, सो ये कहाँ लिखा है, फोर्थ नंबर पे लिखा है, तो सी का 4। फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस मतलब लंग्स में, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो फाइब्रोसिस क्या, इसमें क्या होता है, इसमें फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो जाता है लंग्स में। ठीक है, तो ये कार्य दे रखा है आपका फर्स्ट में। ठीक है, सो डी का फर्स्ट एंड इसी हमें मिल गया ये क्या, बी का 2, दैट इज सीरियस लंग डैमेज। सो इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर में, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो अगेन टेक योर टाइम, टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन विल गो फर्दर। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो वाइटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इज व्हाट। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली वाइटल कैपेसिटी इज योर IRV, ERV एंड योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज योर वाइटल कैपेसिटी। इसमें इतना कोई समझने वाली चीज नहीं थी, एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है ये। अगर आप लोगों ने गलत किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक बार जाइए, वहां पर मार्क करिए इस क्वेश्चन को और एक बार जस्ट रीड कर लीजिए और उसे वहां पर हाइलाइटर से या सिंपल पेंसिल से मार्क कर दीजिए कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है, ताकि आपको दिमाग में रहे। और फिर सुबह उठ के एक बार और देख लीजिए तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, आपको सीरीज से काम करना है। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन को आप पढ़ो, टेक योर टाइम, टेक ओनली 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज करो और स्टार्ट करो। सो अब अगर आप यहाँ देखोगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्टेप्स दे रखे हैं और इन स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, किस में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। सो अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, यूटिलाइज सॉरी डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2 across alveolar membrane, then diffusion of the O2 and CO2 between the blood and the tissue। ठीक है, then transport of the gases by the blood, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out, utilization of the O2 by the cell for the catabolic reaction and resultant release of CO2। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको लग रहा होगा कि डिफ्यूजन, आपको इसमें ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले जो होगा वो आपका बेसिकली हम काउंट करने वाले हैं फर्स्ट डी को, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सिंपल इसमें दे रखा है द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी, जब तक पल्मोनरी वेंटिलेशन नहीं होगा, तब तक डिफ्यूजन प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती।
ठीक है। तो सबसे पहले आएगा डी, ठीक है। देन उसके बाद आएगा ए, सेकंड नंबर पे आएगा ए। अब क्या होगा, गैसेस अक्रॉस द एल्वेोलर मेम्ब्रेन के बीच में O2 और CO2 के बीच में आपका ये डिफ्यूजन हो गया गैसेस का, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड, ठीक है, तीसरा। अब क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2, अब ब्लड लेके जाएगा गैसेस को कहाँ पे, टिश्यूज के पास जहां पर इनका एक्सचेंज होगा। सो ब्लड और टिश्यूज के बीच में इन गैसेस का एक्सचेंज होगा। सो दिस इज योर फोर्थ एंड लास्ट इज योर फिफ्थ। सो ये सीक्वेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सीक्वेंस आपको फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, दैट इज योर D, A, C, B और E, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, टेक 30 सेकेंड्स, पता होगा तो तुम 2 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। टेक 30 सेकेंड्स, पॉज करो और सॉल्व करो। चलो, आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissue। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने जब पढ़ाया था तब आपको मार्क कराया था दोनों CO2 और O2 की वैल्यू, कि आपके O2 जो है वो 5 ml पर 100 ml डिलीवर की जाती है, वहीं पे CO2 जो है वो 4 ml पर 100 ml डिलीवर की जाती है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सो ये तो सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैंने जो नीट 21 से ऑब्जर्व करना चालू करा है और अभी तक का जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इतने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर का तो क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं होता, भले ही वो कई 2 टॉपिक को मिक्स करके 2 एनसीईआरटी की लाइन को मिक्स करके आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर देंगे, बट होगा वो एनसीईआरटी में से ही। तो ये वाला क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इवन अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, ठीक है। सो मैं हमेशा कहती हूँ और मेरी सीरीज ही इसी बेसिस पे चल रही है कि हमारी नीट का एक एक पॉइंट जो हम देख रहे हैं एनसीईआरटी से उठकर आ रहा है, तो हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को नहीं छोड़ना है, और मेरी सीरीज का यही मकसद रहता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। टेक योर टाइम, टेक 30 seconds and solve this question. Okay. Now, when you hold your breath, which one of the following gas changes in the blood would first lead to urge to breathe? ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब आप सांस रोकते हो, ठीक है, यूजुअली बचपन में अपन ने बहुत ऐसे खेल करे हैं कि जब अपन सांस एकदम ऐसे कंपटीशन करते थे, कौन कितनी देर तक सांस रोक के रख सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप लोग जितनी देर तक रख पा रहे थे सांस, उतनी देर तक आप रोक के रखते थे, बट देन आप छोड़ देते थे, ठीक है। सो वही क्वेश्चन है ये बेसिकली, कि ऐसा क्या चीज होती है, ऐसे क्या गैस चेंजेस आते हैं ब्लड में, गैसेस के चेंजेस क्या आते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से आपको अर्ज होती है कि नहीं अब मुझे सांस लेना चाहिए। सो पहला ऑप्शन क्या है, फेलिंग और सॉरी फॉलिंग O2 कंसेंट्रेशन, O2 कंसेंट्रेशन में गिरावट, ठीक है। राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन, ठीक है। फॉलिंग CO2 कंसेंट्रेशन, राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन एंड फॉलिंग O2 कंसेंट्रेशन। सो बच्चों, जो हमारे ब्रेन में जो हमारे रिसेप्टर्स थे, वो आपके हाइड्रोजन आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 या फिर CO2 की कंसंट्रेशन के लिए ही या ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ इनको ही रिस्पॉन्ड करते थे। उनका O2 से, उनका ऑक्सीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। सो देखो एक बार जाके, वहां पर दिया है रेगुलेशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक, तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि वहाँ ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, भले ही आप मतलब
ऑक्सीजन की रेंज कितनी भी कम हो जाए, कंसंट्रेशन कितना भी कम हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना भी कम हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा रिसेप्टर्स को, अनटिल एंड अनलेस हाइड्रोजन आयन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की कंसंट्रेशन में कुछ चेंज ना है। तो यहाँ पे O2 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो वाला कुछ जो ऑप्शन है वो तो हटा ही दो। हमें इससे मतलब नहीं है और हमें इससे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है O2 कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब हमें इससे और इससे मतलब है। तो ये क्या बोल रहा है, जब आप सांस रोक के रख रहे हो तो एकदम से ऐसा क्या हो जा रहा है कि आप ब्रीथ करने की इच्छा करती है। सो जब आप सांस रोक के रखते हो तो बेटा आप CO2 रिलीज नहीं कर रहे हो, आप CO2 अभी अंदर अपनी बॉडी में ही रख रहे हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सो CO2 राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन विल लीड टू द अर्ज ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। सो अपन को O2 से कुछ लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी होता तो हम उसको कंसिडर करते, बट यहाँ O2 दे रखा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाहर नहीं है एनसीईआरटी से, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना था, क्योंकि यहाँ पे CO2 अपनी बॉडी में कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है और हम उसको बाहर नहीं थ्रो आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपायर नहीं कर रहे हैं, हम रोक के रख रहे हैं सांस, इस वजह से CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टेक योर टाइम, टेक 30 सेकेंड्स ओनली। मैं 30 सेकेंड्स इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि आप बायोलॉजी में जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश करो हमेशा पेपर में, बिकॉज तुम्हें नहीं पता फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने क्या लेंदी क्वेश्चंस हैं, कितने फिजिक्स में न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको लेंदी लगे। ठीक है। सो कोशिश करो कि मतलब आधे मिनट में आप अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन ढंग से एक दो बार पढ़ के और उसको सॉल्व करके खत्म करो, और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आपने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। नाउ approximately 70% of the carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आंसर आपको पता होगा, बाय कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो आपके बाय कार्बोनेट आयंस जो है वो 70% जो है वो एज अ बाय कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Okay. So the figure shown diagrammatic view of the human respiratory system ABCD. Select the options that give the correct identification, main function or characteristic. Again, take only 30 seconds to solve this question and pause it, pause the video. Okay. आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा आपने। सो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है, सो दिस इज व्हाट योर ट्रैक किया। तो पहले हम यहाँ पर ना ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं कि क्या क्या दे रखा है। ओके, we'll start from the A. Trachea. Long tube supported by a complete cartilaginous ring for a conducting inspired air. ठीक है भाई। डी क्या बता रहा है यहाँ पे, डी इज द लोअर एंड ऑफ द लंग, दैट इज डायफ्राम pulls it down during inspiration. ओके। सी alveoli, ठीक है, thin walled vascular bag like structures for the exchange of gases. Fine. B is what, pleural membrane, okay, surrounds the rib on both the sides to the lung, provide cushion against rubbing. चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ए क्या है, ए इज योर ट्रैकिया। ठीक है। सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो सही है कि ये तो ट्रैकिया है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ना 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 ना, सी शेप्ड, सी शेप्ड और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हमें तो करेक्ट फाइंड आउट करना है ना। अच्छा हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है हमें पढ़ते पढ़ते, हम करेक्ट को इनकरेक्ट कर देते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली होता है कि इनकरेक्ट लिखा होता है, करेक्ट हम मार के आ जाते हैं आंसर सही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से एकदम पढ़ो। ठीक है। सो आगे चलते हैं, डी के बारे में क्या लिखा है, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन।
बच्चों डी तो डायफ्राम ही है, ये लोअर एंड ऑफ द लंग थोड़ी ना है, ये डायफ्राम ही है। ठीक है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। अब सी क्या है? सी एल्वियोलाई, ठीक है बिल्कुल सही। थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, हमारा एल्वियोलाई जो है वो गैसेस को एक्सचेंज भी करता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ बी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, आइडेंटिफिकेशन तो ठीक है। सराउंड्स द रिब ऑन बोथ द साइड्स, प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। अरे रे रे, ये क्या लिखा है? रिब थोड़ी ना, लंग्स को, लंग्स को सराउंड करता है, उसको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? सेकंड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सिंपल है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है सब। ओके, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर आई गेस 9। ओके, टेक 30 seconds, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। फाइन, आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द पाथवे कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट करना है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से ट्रेवल करता है। सो नाउ सबसे पहले है क्या, हम हमें पता है जो कि हमारा जो ऐसे नोड है वहां से स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, फिर जाता है आपका कहाँ, एवी नोड पे, जो कि राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और साइनो एट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रिया के टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। फिर कहाँ जाता है? एवी बंडल में जाता है, ठीक है। फिर कहाँ जाता है? फिर ये जाएगा आपके अगेन योर फ्रॉम द एवी बंडल्स टू द बंडल ब्रांचेस, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बंडल ब्रांचेस एंड देन योर परकिंजे फाइबर्स। तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऐसे नोड सबसे पहले, ठीक है। सो ई कहाँ दे रखा है? इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। देन हमें ये डिसाइड करना है कि ए पहले आएगा कि सी, और जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे हाथ में है। तो एवी बंडल या एवी नोट, तो ऑब्वियस सी बात है एवी नोट सेकंड नंबर पे आएगा। सो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। The navy bundle, then your bundle branches, then your Purkinje fibers. So fourth is your correct answer. ठीक, now moving towards the next question, that is your question number 10. Okay, अब ये मैच द फॉलोइंग है। सो यहाँ पर टेक अगेन 30 seconds ओनली, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है? पी वेव। अब सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है किसी भी मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का, कि आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर चीज को उठाओ जो आपको सबसे अच्छे से पता है, ठीक है। सो लेट सपोज मुझे पी वेव के बारे में सबसे अच्छे से पता है कि भाई पी वेव बेसिकली एट्रिया से रिलेटेड है, और एट्रिया में पी वेव कब आता है? जब डिपोलराइजेशन होता है। तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढूंगी, डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया मिल गया। अब मुझे ऑप्शन में ये देखना है कि ऐसा कहाँ ऑप्शन है जिसमें इस तरीके का मुझे मिल जाए। ए का 3 मिल गया, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे ए का थर्ड है, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो गया। टी वेव में क्या होगा? टी वेव इज बेसिकली यहाँ पर रिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का। सो ये आपका सी का 4 हो गया। एंड टीपी गैप, ठीक है, जो आपका इस तरीके से, ये हमारा जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा पी वेव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड दिस इज योर टी वेव। एंड अगेन ये जो पी वेव आता है, दिस इज पी, दिस इज टी। इस गैप को क्या बोल रहा है? इस गैप को बोल रहा है वेयर द हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। इस बारे में एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, बट आप जब इन तीनों को आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको अपने आप ही डी का मतलब पता चल जाएगा, डी का सही आंसर मैच पता चल जाएगा। सो डी इज व्हाट? 1, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगेन टेक 30 seconds, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके,
सो आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। अगेन द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सो ट्राइकस्पिड वेल। अब ट्राइकस्पिड वेल हमें ये पता है कि हमारा, जैसे सपोज करो ये हार्ट है, ठीक है। जस्ट आपको इस तरीके से बनाने के लिए बता रही हूँ। ये हमारे चार चैम्बर हो गए, ये हमारा हार्ट है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो यहाँ पे राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए ट्राइकस्पिड जुड़ा होता है। तो ये देख लो कहाँ पर है। गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ना। गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यस। ठीक है, सो ए का फर्स्ट हो गया। ऑप्शन ढूंढ लो। अगेन हमें मिल गया। ठीक है। साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक मस्कुलेचर है, जो कि अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, जो कि राइट साइड ऑफ द या राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है। तो कार्डियक मस्कुलेचर इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। सो बी का 4 हो गया। ठीक है। मेट्रियल वेल्व्स, जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व्स के नाम से भी जानते हैं, बाइकस्पिड वेल्व्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग ज्वाइन करने का काम करते हैं। सो ये यहाँ पर हो गया सी का 2। देन सेमिल्यूनर वेल्स, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो ये आपका डी का 3rd। सो दिस इज योर आंसर। Now, moving towards the next question, that is question number 12. Take again 30 seconds, pause the video and solve the question. सो आई होप ये चीज सॉल्व कर ली होगी। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद करने के बेसिस पे है कि आपको याद रहे। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ऐसा है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। सो ये हो गए सी का 4। अब सी का 4 आपको कहाँ देख, सी का 4, तो सी का 4 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? 3rd। ठीक है। सो ये पूरा एनसीईआरटी ही बेस्ड था। ठीक। नाउ सी का 4, तो बाकी के अब आप देख लो कि न्यूट्रोफिल्स इज व्हाट 60 to 65% है। फिर उसके बाद आपको मोनोसाइट्स अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं? 6 to 8%। ठीक है। उसके बाद आप लिम्फोसाइट्स देखोगे तो वो होते हैं 22 to 25%। 22 to 25%। एंड इओसिनोफिल्स देखोगे तो 2 to 3%। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अगेन आपको ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने मार्क भी कराया था। तो जो मेरी क्लासेस अटेंड करता है एंड इस क्वेश्चन को, इस पीवाईक्यू सीरीज को देख रहा है, सो वो आंसर कर पाएगा। टेक 30 सेकेंड्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई होप ये बता दिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। सो इट्स 125 ml/minute। ठीक है। नो Okay, so this here comes our first ever statement 1 and 2 true and false question. So this is question number I guess 14. Okay. So ये आपका question number 14 है। Solve करो, take again 30 seconds, solve the question. Okay. सबसे पहला statement क्या है? In nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। मतलब ये क्या कह रहा है कि नेफ्रॉन में जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो हमारी ये पीसीटी हो गई, ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब, ये हमारी असेंडिंग लिम्ब हो गई। ठीक है। एंड दिस इज योर डीसीटी। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल रहती है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल रहती है। चलो ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, यहाँ पीसीटी की बात हो रही है, lined by simple columnar brush bordered epithelium and increase the surface area for reabsorption। सो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपके जो पीसीटी है उसमें क्या प्रेजेंट है? कॉल्यूमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब जो आपका डीसीटी होता है ना, सबसे पहली बात, यहाँ से वाटर आसानी से बाहर जा सकता है। सो इट इज नॉट
impermeable to the water, rather it is impermeable to the electrolytes. So ये स्टेटमेंट हो गया गलत, उल्टा लिखा है। ठीक है, impermeable यहाँ आना चाहिए था, permeable को यहाँ आना चाहिए था। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, जो आपके पीसीटी होते हैं ना, उसमें कॉल्यूमनार की जगह क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सो वन इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। डन। नाउ अब भाई असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आ गया है। मुझे एक बच्चा काफी दिनों से कमेंट करके लिख रहा था मैम असर्शन रीजंस करवा दो, सो फाइनली मैं उसके लिए लेकर आ गई हूँ। ओके, सो one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। ये जो क्वेश्चन था ये पहले एम्स में बहुत आता था। एम्स में एक पूरा एक पर्टिकुलर पार्ट था जहाँ पे assertion एंड रीजंस पूछे जाते थे। बट अब नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो, नीट में अगर आप देखोगे तो सारे PYQs ही होते हैं। तो एम्स के भी क्वेश्चंस उसमें कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं। सो नाउ अगेन टेक 30 seconds एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन 14। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। सो पहला assertion क्या है? JGA, that is juxtaglomerular apparatus, play an important role in regulation of the glomerular filtration rate, that is GFR। ठीक है भैया। Now reason, a fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby bringing the GFR to the normal level। तो बेसिकली ये असर्शन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट्स देख लो कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तब अपन देखेंगे आगे। क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होते हैं कि मतलब असर्शन गलत है या रीजन गलत है या दोनों ही गलत है। ठीक है, तो दोनों पहले स्टेटमेंट्स देख लो। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएफआर में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। रीजन को भी पढ़ लो। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल, जेजी जीएफआर में जैसे ही कमी होगी जेजी सेल को एक्टिवेट कर देगा टू रिलीज रेनिन, ताकि रेनिन रिलीज हो, एंड विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा एंड देयर बाय आपकी जीएफआर दोबारा से नॉर्मल आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब मैंने मैकेनिज्म पूरा पढ़ाया था तो वहां पे तुम्हें डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा मैकेनिज्म तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट इतना जान लो कि जैसे ही आपका जीएफआर कम होता है, ये जेजी सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ये जेजी सेल्स जो है ये रेनिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 देन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंड फर्दर आगे जाके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन सॉरी एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड देयरफॉर आपका फ्लो जो ग्लोमेरुलर फ्लो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या ये रीजन इस असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, सो हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे जब आप इसे बिकॉज लगा के कंप्लीट करोगे कि जेजीए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ द इन रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बिकॉज अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स and to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby bringing the GFR to normal। तो ये पूरा स्टेटमेंट तुम्हें एक कंप्लीट स्टेटमेंट लगेगा, बिकॉज लगाने से ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला जो हमें स्टेटमेंट है, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो इसका रीजन ही लगेगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हें इस तरीके का लगे तो तुम बोलना हाँ दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर असर्शन। सो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है सिंपल वे में तुम्हें समझाने की, किस तरीके से तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Now, there is again one more assertion reason for you, that is question number 16. Okay, again take 30 seconds and solve the question.
सो आई होप ये सॉल्व कर लिया होगा। पॉज करके सॉल्व करना। बेसिकली अब इतना टाइम भी मत लेना कि 1 मिनट 2 मिनट ले रहे हो सॉल्व करने के लिए। 30 सेकेंड्स मतलब 30 सेकेंड्स ही लेना। खुद से अपने लिए लॉयल रहो, ठीक है? क्योंकि आगे जाके तुम लोग प्रैक्टिस इसीलिए 30 सेकेंड्स ही करवा रही हूँ, क्योंकि आगे जाके तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। जब भी आप अपने जब जिस भी नीट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, उसमें भी कोशिश किया करो बेटा कि बायो को कम से कम टाइम में निपटाओ। 45 मिनट्स में बायो पूरी कंप्लीट कर लो और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो। उससे ये होगा कि आपके पास काफी टाइम मिल जाएगा पेपर को 2 बार 3 बार जाने का, गो थ्रू होने का। ठीक है? नो। assertion क्या है? Nephrons are of two type, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in the cortex and medulla. हाँ ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझ में आ गई, सही लिखा है। रीजन क्या है? Juxtamedullary nephron have short loop of Henle, whereas cortical nephron have a longer loop of Henle. So पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ना, वो तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई, दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल एक juxtamedullary, जो कि उसके कॉर्टेक्स और मेडुला में कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे ये नाम दिए, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बट क्या तुम लोगों को इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रही है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव अ शॉर्ट लूप ऑफ हेनले? उल्टा लिख दिया है। ये बल्कि लॉन्ग लूप ऑफ हेनले लेते हैं, इनके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पास शॉर्ट होती है। ठीक है? सो ये वाला स्टेटमेंट जो हो गया गलत। सो यहाँ पर ऐसा देख लो कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो आंसर क्या हो गया 16 का 4। ठीक है? सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। Okay, so this is your question number 17. Again, assertion and reason. So again, take 30 seconds time and pause the video and solve the question. So I hope आपने solve कर लिया होगा. Now, first statement क्या दे रखा है यहाँ पे? Assertion का ascending limb of the loop of Henle is impermeable. Okay, I think हाँ, is impermeable to the water and allows transport of the electrolyte actively or passively. ठीक है? एंड सेकंड क्या दे रखा है? डाइल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। सो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गौर से पढ़ो तो क्या लिखा है? जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वो इम्परमिएबल रहती है वाटर के लिए और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को अलाउ करती है, ठीक है, एक्टिवली और पैसिवली। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है? डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। सो ये तो ठीक है, मतलब हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के आपका जो डाइल्यूशन है वो जब इफ्लक्स होगा तो उससे हो सकता है। लेकिन बच्चों ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये रीजन नहीं है, बिकॉज जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऐसा होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड नहीं करता, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी आपका बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, मेडुलरी में। तो इस वजह से रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके फाइन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18. Okay, a very simple question. Take 30 seconds and answer the question. सो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पे तुम लोगों को जो वर्ड्स हैं ये ऑप्शंस के, वो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, और जिन लोगों को ऑलरेडी पता होगा, सो इट्स फाइन, टोटली फाइन। सो बेसिकली जो आपके पैवोस, लेमेंडर, ऑर्निथोरैंकस, हिप्पोकैम्पस, ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। तो जो आपका पैवो है, दैट इज जो आपके बर्ड है, पिकॉक,
वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ फॉर्म ऑफ पैलेट। ठीक। नो, क्वेश्चन नंबर 19. Three types of muscles are given ABC. Identify the correct matching along with the location in the human body. So this is your diagram. Take 30 seconds and solve the question. Fine. अब अगर अपन बात करें इसको देख के तो ये क्या है? दिस इज योर स्केलेटल स्केलेटल मसल। ठीक है। बी इज योर स्मूथ मसल। ठीक है। एंड दिस इज योर कार्डियक मसल। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्केलेटल स्मूथ कार्डियक पहले में आइडेंटिफाई हो गया, पर पता नहीं ना क्या गड़बड़ आ जाए। तो स्केलेटल इन्वॉल्वेंट्री एंड स्मूथ, तो यार ये तो गलत हो गया यहाँ पे कि सी तो स्मूथ मसल नहीं है। ठीक है, सो ये गलत हो गया। नाउ थर्ड अगर देखें सो इनवॉलेंट्री, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। आपका ए जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। स्मूथ, अगेन ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे अगेन आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो कि मैच द फॉलोइंग है। अपन पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व कर चुके हैं, तो फटाफट 30 सेकेंड्स लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला क्या है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। सो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स की अगर मैं बात करूँ सो ये वो रिब्स है जो कि आपके बेसिकली वर्टिब्रेट सॉरी जो वर्टिब्रा है उससे कनेक्टेड है। प्लस ये रिब्स से कनेक्टेड है थ्रू अ टिश्यू। इसकी वजह से इसको वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, और ये सिर्फ तीन होती है, 8, 9 और 10। ठीक है, सो ए का क्या हो गया? 2। ऑप्शन डूडो कौन सा है? मिल गया हमें, दैट इज योर थर्ड। ए का 2। देन फ्लोटिंग रिब्स दो होती हैं, 11 एंड 12, सो बी का 4। ठीक है, ये ऑप्शन सही जा रहा है। देन सी का थर्ड, दैट इज स्कैपुला। यहाँ पे स्कैपुला आपको एक्रोमियन प्रोसेस वहां पे प्रेजेंट रहती है, इस तरीके से ट्राइंगुलर स्कैपुला पे इस तरीके से आपकी ये ग्रोथ देखने को मिलती है, दैट इज द एक्रोमियन। ठीक है, सो दिस इज सी। एंड कॉक्सल बोन किससे बन के मिलके बनती है? इलियम, ईशियम और प्यूबिस। सो डी का 1। तो ये आपका आ गया आंसर। Now, moving towards the next question, that is question number 21. Again, this is your MCQs question. So, sorry, match the following. Take 30 seconds and solve the question. ओके, सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। अगर अब अपन बात करें इस पर्टिकुलर फर्स्ट की, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। सो ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल में जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, मतलब उसमें पूरा आप पूरा 360 डिग्री रोटेशन घुमा सकते हो। सो ए का सेकंड, अब यहाँ पे ए का सेकंड कहाँ दे रखा है? दो में दे रखा है, एक फर्स्ट में दे रखा है, एक फोर्थ में दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शंस हटा दो। ठीक है, फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब नी जॉइंट कैसे होता है? नी जॉइंट हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, सो बी का थर्ड, सो बी का थर्ड कहाँ दे रखा है? फर्स्ट में, सो आंसर 1। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, सो अगेन टेक योर 30 सेकेंड्स, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्टिव में हमें सही आंसर निकालना है। सो इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं सार्कोलेमा में, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो जिस भी ऑप्शन पे आप सबसे ज्यादा श्योर हो, पहले सबसे पहले उसको ढूंढो। तो मैं बी में सबसे ज्यादा श्योर हूँ, सो बी ओके, आपके फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ क्या दे रखा है? डी भी दे, ई और ई कॉमन है तो हमें ई देखने की जरूरत नहीं है, ई तो अपने आप ही सही है।
अब यहाँ पे सी और डी देखने की जरूरत है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन एंड एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही है। आपके जो ट्रोपोनिन सी होता है, जो ट्रोपोनिन सी होता है एक्टिन फिलामेंट पे, उसके साथ कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिव हो जाती है, मतलब अनमास्क हो जाती है। एंड ये खुल के आपका मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर लेता है। सो ये तीनों ही ऑप्शन से। अब आप बोलोगे मैम डी मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज एक्टिवेटेड, तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ ये दे रखा है कि एक्टिव साइट जो है वो मास्क हो रही है, ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत है। सो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ moving towards the next question, that is question number 23, ठीक है। Again take your time, take only 30 seconds of course, and answer the question. Okay, so which of the following is not a function of the skeletal system? Very simple. Production of the erythrocyte, storage of the mineral, production of the body heat, locomotion. एरेथ्रोसाइट आरबीसी जो लॉन्ग बोन होती है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, मिनरल्स जो हैं वो आपका स्टोर करके रखती है, एंड लोकोमोशन भी प्रोवाइड कराती है। सो क्या नहीं होता है? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी हीट। बॉडी हीट का प्रोडक्शन नहीं देते हैं। Okay, now second question, that is a question number I guess 24. Okay, so we have few more questions. Now statement 1, यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सो the cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as corpus callosum. And statement 2 क्या? The brain stem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum. सो स्टेटमेंट वन की अगर अपन बात करें, तो जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो नर्व ट्रैक को एक ये बैंड होता है, ठीक है, नर्व ट्रैक के कॉर्पस कैलोसम जिसे हम बोलते हैं, जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन है जो इस तरीके का आ रहा है, और एक ही सेकेंड ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हटा दो। डन। The brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum. So जो आपके ब्रेन स्टेम है उसमें आपके मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लंगाटा आता है, ठीक है। सो सेरेब्रम नहीं आता उसमें, तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अगेन मल्टी सॉरी मैच द फॉलोइंग। सो अगेन टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो अगर अब मैं बात करूँ जो मुझे सबसे पहले पता है, दैट इज अभी अभी सॉल्व कर कर आया कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है? ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर, ठीक है। सो टू सी का टू, तो ये कहाँ पर है? सी का टू, ये आपको यहाँ मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया 1, ठीक है। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. The part of the human brain that helps in regulation of the sexual behavior, expression and excitement, pleasure, rage, fear, etc. Again, take your time. Okay. सो ये सारे जो कंडीशंस हैं फुलफिल करने के लिए हमारे लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कोई एक्सप्लेनेशन करने वाली इसमें बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, ये डायग्राम दे रखा है, इसको देखो और सही आइडेंटिफाई करो। सो यहाँ पर आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है। सो अगेन टेक 30 सेकेंड्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो आपके ए है वो क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है। बी क्या है? ये आपकी स्पेस हो गई, या इसको हम
क्या बोल सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं। सी इज योर साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, एंड डी इज योर वेसिकल्स। ठीक, तो कहाँ पे आपको सही आंसर मिल रहा है? फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। The human hindbrain comprises three parts, one of which is, इसमें से कौन सा hindbrain में present होता है? ठीक है, so a very simple question. So take your time and answer the question. I hope आपने solve कर लिया होगा। सही आंसर क्या है? cerebellum. Okay, moving to the next question, that is question number 29. सो अब अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर एमसीक्यू की, तो ये फिर से वही आपका सॉरी, मैच द फॉलोइंग है। सबसे फास्टेस्ट वे चूज करो और आंसर करो। 30 सेकेंड्स, कैन यू आंसर? आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो यहाँ पे एक्सोप्थैलेमिक गोइटर दे रखा है। सो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर तब होता है जब आपका थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, और इसकी कंडीशन होती है कि इसमें जो इंसान होता है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और एकदम जो आंखें हैं वो बाहर को बल्ज आउट कर जाते हैं। इसी को हम ग्रे डिजीज भी बोलते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपको कहाँ दिख रही है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल। सो ए का थर्ड। तो आपको ये दो क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हटा दो। देन अब मुझे इसके बाद क्या पता है, तो इसके बाद मैं अगर जानती हूँ, सो दैट इज यहाँ पर एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बी का 4 है दोनों में, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, बेसिकली जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उससे एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है कॉर्टिसोल का, तब हमें कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है, तो सी का 1। सो कहाँ है ये? सी का 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Okay, now we are on the last third question, I guess. No, last four question. अभी ये इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं। तो ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। सो टेक 30 seconds एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो सही आंसर पे अगर अपन जाए तो सही आंसर है कौन सा? थर्ड, दैट इज सी एंड डी इज ओनली करेक्ट। अब आप बोलोगे सी एंड डी करेक्ट क्यों है? सो सी इज व्हाट हॉर्मोन्स दैट इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट टारगेट द सेल्स बट जनरेट अ सेकंड मैसेंजर। बिल्कुल सही है। आपके जो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, जब मैंने वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर सिक्रीट करते हैं और फिर ये जाके आपके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जीनोम है उससे कांटेक्ट करता है, और उस हिसाब से यहाँ पे जीनोमिक चेंजेस आते हैं और प्रोटीन उस हिसाब से फॉर्म होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ हॉर्मोन्स दैट इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्युलरली, मतलब अंदर ही जिसके रिसेप्टर होते हैं, जिनके ऑलरेडी न्यूक्लियस पर रिसेप्टर होंगे, वो डायरेक्ट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही एनसीईआरटी की लाइन है इनफैक्ट। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शन सही है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 30 seconds। ओके, सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। सो डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, तो बेसिकली डायूरेसिस आपको कब होता है? जब आपका डायूरेसिस, ये बेसिकली आप इस कब बोल सकते हो, या इसको हम बोलते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से डायूरेसिस होता है। तो ये डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय द वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। जब हमारा वेसो, ये बेसिकली क्या है, आपका एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है एंड ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 32। अगेन मैच द फॉलोइंग। कहाँ गया मेरा पॉइंट करेगा? ओके, सो टेक 30 seconds एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो सीसी के GIP ANF ADH, मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर वर्ड को देखूंगी जो मुझे बहुत फेमिलियर है। ANF मुझे बहुत फेमिलियर है।
एएनएफ कौन सीक्रेट करता है? हार्ट। ठीक है, तो सी का सेकंड देख लो, तो ये रहा, मिल गया मुझे आंसर। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आपका एडीएच कौन सीक्रेट कर रहा है? एडीएच, तो वो आपका सीक्रेट करेगा कौन? वन, दैट इज योर किडनी। मतलब बेसिकली यहाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। सबसे फास्टेस्ट वे कि जो सबसे पहले आपको आता है इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप उसे देखो, अगर वो मैच कर रहा है तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, अगेन ये आपका स्टेटमेंट्स वाई क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, सो रीड इट आउट। यू हैव ओनली 30 seconds टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सो given below are the two statements. Statement 1, parathyroid hormone act on the bone and stimulate the process of the bone resorption. And parathyroid hormone along with the thyrocalcitonin plays a significant role in the carbohydrate metabolism. सो बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन पे एक्ट करता है और वो रिजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है इसको स्टिमुलेट करता है। तो बिल्कुल सही है लाइन। ठीक है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, सो बोन में से रिजॉर्प्शन कराएगा ताकि कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट वन करेक्ट वाला एक तो ये ऑप्शन हो गया और एक ये वाला ऑप्शन हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विद द थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल गलत, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो ये स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो गया। So, this completes your full PYQ on human physiology. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो कि मैं इसी तरीके से इस पर वीडियोस बनाऊं और इस तरीके से आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सॉल्व करो, सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।